अरे छोटी, आओ। आज तो बहुत दिनों बाद याद आई अपनी दीदी की। रंभा ने राम्या अपनी देवरानी को बोला, जो आज पूरे 1 महीने बाद अपनी जेठानी के घर आई थी। हाँ दीदी, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो थोड़ा बिजी थी। आज कुछ काम से बाज़ार आई थी तो सोचा मिलती चलूँ। हाँ सही किया तुमने। और आज मैंने तुम्हारी पसंद के गोभी के पकोड़े भी बनाकर रखे हैं, खा कर जाना। तब तक मैं चाय चढ़ाती हूँ, तुम बैठो, मैं अभी आई। कहकर रंभा रसोई में चली जाती है और राम्या उसके घर को देखती है और सोचती है, अरे नया सोफ़ा, नई टीवी, वाह, दीदी ने तो अलग होते ही सब ले लिया। देखो क्या ऐस हो रहे हैं। अच्छा हुआ जो मैं आ गई, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। राम्या ईर्ष्या के भाव से भर गई। राम्या और रंभा वैसे दोनों सगी बहनें थीं, पर आपस में देवरानी जिठानी भी थी। एक रंभा थी जो दूसरों को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती, तो दूसरी तरफ राम्या जो मुंह की तो मीठी थी, पर दूसरों की खुशी उससे हजम नहीं होती। उसको हमेशा लगता कोई उससे ज़्यादा खुश कैसे है। बस एक यही कारण था दोनों बहनों के अलग होने का। नहीं तो राजीव और संजीव दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, पर राम्या के चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से घर का माहौल आए दिन खराब होता रहता। रंभा जहाँ राम्या को देवरानी नहीं अपनी बहन समझती थी, वहीं राम्या उसे जेठानी समझकर उसे परायों जैसा बर्ताव करती थी। राम्या बचपन से ही गोरी, देखने में सुंदर और होशियार थी, पर ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। क्लास में इस डर से किसी की मदद नहीं करती कि कोई उससे ज़्यादा नंबर तो नहीं ले आए और वो पीछे न रह जाए, और कभी कोई उससे ज़्यादा नंबर ले भी आता तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो उसके लिए कभी खुश नहीं होती। घर आकर सिर पकड़कर बैठ जाती तो हर कोई समझ जाता आज ज़रूर कुछ हुआ है स्कूल में। जबकि रंभा देखने में ज़रूर सांवली थी, पर स्वभाव से सीधी सादी, दूसरों की परेशानी समझने वाली, दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहने वाली थी। इसलिए परिवार के हर सदस्य की प्रिय थी। हर कोई उससे मिलकर खुश होता, उसकी तारीफ करता, पर राम्या को ये भी अच्छा नहीं लगता। वो मुंह पर तो कभी नहीं बोलती, पर मन ही मन रंभा से ईर्ष्या जरूर करती थी। पर किस्मत में दोनों बहनों को एक ही ससुराल मिलना लिखा था, इसलिए रंभा की शादी के बाद राम्या भी उसके देवर संजीव की दुल्हन बनकर घर आ गई। क्योंकि संजीव और राम्या एक ही ऑफिस में काम करते थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, इसलिए घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। अब 2 बहनें जेठानी देवरानी बन गईं। रंभा बहुत खुश थी और राम्या की छोटी मोटी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करती आई थी, क्योंकि वो जानती थी उसका स्वभाव। यहाँ ससुराल में भी राम्या को लगता कि सब उससे ज़्यादा रंभा को पसंद करते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव के मुताबिक वो यहाँ भी अकेला रहना पसंद करती, सबकी खुशी में शामिल नहीं होती। जबकि रंभा को बस पता लगने की देर होती कि पड़ोस के या रिश्तेदारी के फलाने के घर में शादी तय हो गई, या बच्चे की नौकरी लग गई, या नया घर या सामान ले लिया, बस वो या तो बधाई देने पहुंच जाती या फिर फ़ोन करके अपनी खुशी जाहिर करती। रंभा के इसी अपनेपन के तो दीवाने थे सब लोग, पर राम्या को लगता कि उसकी बहन चापलूसी करती है। राम्या कभी कभार पूछती भी कि दीदी आप इतना चापलूसी क्यों करती हो, सबकी इतना खुश क्यों हो जाती हो, किसी के यहाँ कुछ भी हो उससे हमें क्या, किसी की शादी हो या माता का जागरण, आप बिना बुलाए ही नाचने गाने लगती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। अरे तो इसमें बुराई क्या है, कोई इतना खर्चा कर रहा है,
इतनी मेहनत कर रहा है अपने शादी या जागरण पर, और हम मुफ्त में अपनी खुशी भी जाहिर न कर पाए तो फिर अपना होने का क्या फ़ायदा। बता, हमारा कौन सा पैसा या ढेला लग रहा है जो हम नाचने, गाने या मस्ती करने और खुश रहने में भी कंजूसी करें। और फिर खुद की खुशी में तो सब शामिल होते ही हैं, मज़ा तो दूसरों की खुशियों में शामिल होने में है। एक बार तू भी शामिल होकर देख, सबके साथ उनकी खुशियों में देखना कितना आनंद आएगा। दीदी रहने दो, आप खुद तो आप गंवार हो ही, अब मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती हो। ये क्या कह रही हो राम्या तुम? पीछे से संजीव उसके पति की आवाज़ से वो चौंक गई। अरे कुछ नहीं भैया, ये हम दोनों बहनों के बीच की बात है, आप रहने दीजिए, रंभा ने राम्या का बचाव करते हुए कहा। नहीं भाभी, मैं देख रहा हूँ राम्या का व्यवहार कैसा है आपके प्रति। एक आप ही तो हो जिसने पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो रखा है, वरना माँ का स्वभाव तो आप जानती थी, वो भी कहाँ किसी की खुशी में शामिल होती थी, कहीं सबसे मन मुटाव चलते थे उनके। आपके आने के बाद उनके मना करने के बावजूद आपने सबसे बंधन बनाए रखे, पहल करके सबसे मिलना जुलना जारी रखा, और अब देखो हमारा संयुक्त परिवार कितना अच्छा लगता है साथ में। रंभा का ससुराल बड़ा था, 2 चाचा ससुर, 2 बुआ सास, 2 ननद, सभी का भरा पूरा परिवार था। संजीव, आप बात मत बढ़ाओ, मैं वो ही बोल रही हूँ जो सही है, राम्या ने कहा। तो क्या भाभी गंवार है? अरे तुम जब तक अपना स्वभाव नहीं बदलोगी तब तक सामने वाला इंसान तुम्हें गंवार ही लगेगा, क्योंकि तुम समझती हो तुम्हारे बराबर कोई अक्लमंद नहीं है, और दूसरों की खुशियों में शामिल होना चापलूसी करना होता है। असल में तुम खुद के दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी रहती हो, इसलिए आए दिन परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ जाती हो। चलो छोड़ो संजीव, तुम भी क्या छोटी सी बात को तूल दे रहे हो, रंभा ने बोला। संजीव कुछ और बोलता उससे पहले रंभा ने उसे इशारों में चुप करा दिया। राम्या ये सब देख रही थी और उसे अच्छा नहीं लगा कि संजीव रंभा के कहने से बिल्कुल चुप हो गया। शायद कुछ गलतफहमी उसके मन में जन्म ले चुकी थी। अब आए दिन घर का माहौल खराब ही रहता, क्योंकि संजीव और रंभा का आपस में बोलना भी अब राम्या को अखरने लगा था। इसी का परिणाम था कि रंभा अपने पति राजीव और बच्चों के साथ किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। आखिर राम्या छोटी बहन थी उसकी, इसलिए उसने सबकी भलाई का सोच अलग घर बसाने के बारे में सोच लिया था। घर में कोई बड़ा था नहीं जो कुछ सुझाव देता, क्योंकि ससुर जी तो रंभा की शादी से पहले ही चल बसे थे, और सासू माँ की भी उसकी शादी के 3 साल बाद लकवे का शिकार हो गई, और 2 साल बाद वो भी चल बसी। अब दोनों बहनें अलग हो गईं। रंभा को लगा शायद अब राम्या खुश रहेगी, पर अब भी आदतन वो किसी की बढ़ती तरक्की को जल्दी पचा नहीं पाती। असल में वो किसी की भी खूबियां ढूंढने के बजाय उसकी खामियों पर ज़्यादा ध्यान देती, इसलिए हमेशा तनाव या सरदर्द का शिकार हो जाती। उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, हमेशा कुछ ज़्यादा की चाह में उसका मन विचलित होता रहता। आज भी रंभा के घर से आने के बाद अपना सिर पकड़कर बैठ सोच ही रही थी कि संजीव आ गया। उसने पूछा, आज क्या हुआ? किसी ने तुमसे अच्छा कुछ खरीद लिया या किसी के यहाँ कोई खुशखबरी? उसे पता था राम्या सिर पकड़कर तभी बैठती है जब कोई उससे ज़्यादा खुश इंसान उसे मिल जाता है, या फिर उससे कम पैसे वाले ने कोई कीमती सामान खरीदा हो। तुम्हें पता है, दीदी ने नया सोफा और नया टीवी ले लिया। देखने में काफ़ी महंगा लग रहा था, पता नहीं इतने रुपए कैसे जमा किए उन्होंने। हाँ मुझे पता है, और सोफा उन्होंने सेकेंड हैंड लिया है,
जबकि टीवी किस्तों पर ली है। कल ही भैया से बात हो रही थी मेरी, पर तुमने तो बधाई भी नहीं दी होगी उनको। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, कहकर संजीव अंदर चला गया। राम्या किसी से खुश नहीं होती तो संजीव ने अब उसे बताना ही छोड़ दिया था। वो अपना सा मुंह लेकर रह गई बेचारी। यही अंतर था दोनों बहनों में। राम्या को खुश होने की कोई वजह नहीं दिखती थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी, जबकि रंभा छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती थी। जैसे कभी उसको मनपसंद तरबूज खाने को मिल जाता, या कभी उसकी नींद पूरी हो जाती, या जब सारा परिवार इकट्ठा होता, या कभी उसके किसी अपने रिश्तेदार या पड़ोसी की तरक्की हो जाती। उसके लिए हर छोटी चीज़ बहुत मायने रखती, इसलिए उसे कभी खुश होने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती और वो हमेशा खुश रहती। दोस्तों, मुझे तो यही लगता है हमेशा खुश रहने वाला इंसान बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसके पास चिंता करने का कोई विषय जो नहीं होता और खुशियों की रेसिपी की कोई परिभाषा नहीं होती। अगर हमारी लालसा या ख्वाहिश कभी ज़्यादा नहीं होती। मेरे शब्दों में तो मैं बस यही कहूँगी कि खुशियों की रेसिपी की कोई नहीं परिभाषा, क्योंकि मैं नहीं रखती ज़्यादा कभी लालसा। छोटी छोटी बातों में हो जाती हूँ मैं खुश, कभी नींद पूरी हो जाए या कभी मिल जाए खाने को तरबूज। दूसरों को खुश देखकर ही कभी हो जाती हूँ खुश, या कभी मन की इच्छा पूरी हो जाए सचमुच। या खुशियों की रेसिपी बन जाती हर बार जब इकट्ठा हो जाता मेरा पूरा परिवार। बच्चे और बूढ़े सब दिल खोलकर फिर हंसते, एक दूसरे को खुश करने का हर पल प्रयास करते। अपनी खुशी में तो सब खुश होते ही हैं, कभी दूसरों की खुशी में भी शामिल होकर देखो। खुशियों की रेसिपी तब खास बन जाती बिल्कुल जब मिल जाते हैं दिल, और आनंद आता है अद्भुत। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी बताना मत भूलिएगा। आपके विचार और सुझाव मेरे लिए मेरी खुशियों की रेसिपी का काम करते हैं। धन्यवाद। मेरी और कहानियों को अपना समय और प्यार देना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह मेरी सभी कहानियों को सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।